नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए मैं YouTube पे नहीं आया, करीबन 2 महीने हो गए। तबीयत के ख़राब चलते हुए YouTube पे आना नहीं हुआ, ये वीडियो बनाना नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं केसेट अभी अगले महीने है। तो केसेट के मैं केसेट से पहले एग्ज़ाम से पहले पूरे क्वेश्चन पेपर मैं मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो एक छोटा सा क्लर्क के एग्ज़ाम से यूपीएससी सिविल सर्विस तक क्रैक करना चाहे, तो आपको कोई भी किसी भी कोच या किसी भी गाइड या कोई कोचिंग वालों से पूछ लीजिए। पहले बोलेगा सिलेबस लो, और दूसरी बात बोलेगा ये कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जितना आप में धैर्य आ गया तो हुआ समझो, आप आधा जीत गए जैसा। अगर आप ध्यान से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन पेपर को आप देख लेंगे ना, एक एक क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखेंगे, पिछले क्वेश्चन का 2013 में कैसा पूछा, 14 में, 15 में कैसा पूछा था, क्वेश्चन सिमिलरली पूछेंगे, वैसे ही पूछेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आसपास का पूछेंगे। वही देख लिया तो खत्म हो जाएगा। ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी सेकेंड। जब दो क्वेश्चन पेपर चलते थे, 2018 से एक ही क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आ रहा है। पहला सेकेंड पेपर 50 मार्क्स का और थर्ड पेपर 75 मार्क्स का आता था, 75 क्वेश्चन का आता था। मतलब 100 मार्क्स 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स 75 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का आता था। आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है, यह कथन किसका है? ये बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। यह है रामचंद्र शुक्ल का। मैं क्योंकि टाइम कम है तो मुझे 2018 तक 18 हाँ 2018 तक मुझे कवर करना है, जल्दी जल्दी अपलोड करना है। तो एक बार आप इसको देख के ही जाइए। मुझे मेरा सुझाव आपको ये है कि मेरा ये बार लास्ट टाइम केसेट निकल गया है, नेट निकल गया है 2 बार, और मेरा क्या है फेलोशिप भी हुआ है। तो इस बेस पे बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरा कुछ नहीं हुआ है, चुप पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम को जाने से पहले मेरे जितने भी क्वेश्चन पेपर डाले हैं वो सब देख के जाइए। ये आपको मैं निश्चित देता हूँ, अगर आप चुप देख के गए तो आपका 25% मैं गारंटी देता हूँ ये मेरे क्वेश्चन पेपर से आपका सॉल्व हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, इसका देखिए 1884 से 1941 इनका जन्म है। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने नहीं कहा था। मैं एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं एक क्वेश्चन को, जो ये पहले क्वेश्चन को, इसको मैं आधा घंटा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, करो बोले तो। लेकिन ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है। अगले महीने अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी बता दूंगा मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? केशव का भाषा भूषण नहीं है। ये है जसवंत का। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन है, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाय, यह किसकी पंक्ति है? कबीरदास की है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही है। यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल है। अगर आपको तो मस्ट एंड शुड बाइबल जैसा है रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, इतिहास वाला किताब है, वो तो पढ़ने ही चाहिए हर हिंदी साहित्य स्टूडेंट को। रामचंद्र शुक्ल, सरल इतिहास, नगेंद्र और
रामस्वरूप चतुर्वेदी संवेदना का इतिहास, ये पढ़ के ही आपको आगे जाना चाहिए। इसके साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इसका लेखक का नाम भूल रहा हूँ मैं, ये किताब पढ़ लेनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो ये है सदल मिश्र, 1803। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ पे रामविलास शर्मा ने भी कहा है। ये स्थूल मतलब बड़ा के प्रति छोटा का विद्रोह। हाँ, तो इसी का अपोजिट रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह कहा है। तो दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे, तो देख लीजिएगा। हाइकू कविता में कितनी पंक्तियां होती है? 3 होती है। हाइकू बेसिकली 5, 4, 7 तीनों पंक्तियां होती है। बेसिकली इसको हमारे अज्ञे ने हमारे हिंदी साहित्य में अज्ञे द्वारा परिचित किया गया। बेसिकली ये हाइकू जापान की जो कविता है उससे लिया गया है। आगे चलते हैं। हजार हजार बाहों वाली कृति के कृतिकार कौन है? ये है नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, जो मनु भंडारी जी के पति भी है। मोहन राकेश मिथिलेश्वर। एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं है। मैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट बता रहा हूँ। आप बस देख के जाइए, ज़्यादा कुछ मत कीजिए, आप देख के जाइए क्वेश्चन कैसे पूछ रहे। पिछले क्वेश्चन कैसा पूछा था, अब क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है वो देख के जाइए, आपको लग जाएगा कि सिमिलरली इसके आसपास ही पूछ रहा है। मैंने खाली क्वेश्चन पेपर देख के गया था 2-3 यूनिवर्सिटी के, इससे ऊपर ही मैंने कैसेट क्लियर कर लिया है। उत्पत्ति, पुष्टि एवं प्रतीति किसकी प्रक्रियाएं हैं? तो मुझे गेस लगता है ये दोनों की होगी, ए या बी। इसे जरा देख लीजिए, मुझे नहीं मिला है। उसके बाद 11वां आते हैं। इनमें से कौन सचेतन कहानी के प्रवर्तक है? महिप सिंह। देखिए 1964 में सचेतन कहानी का आंदोलन शुरू हुआ था, प्रतिपादन। रहीमन धागा प्रेम का यह कहानी संकलन किसका? रहीमन धागा प्रेम का ये रहीम जी भी ऐसा कुछ उनका कुछ दोहा है, उस पर लिखी हुई है। कहानी संकलन है मालती जोशी का। बेसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अवधि है। इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। देखिए भाषा से कंपलसरी क्वेश्चन पूछेंगे। भाषा से अगर आप भाषा का कवर करना चाहते हैं तो जो भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान बुक है वो पढ़ लेना चाहिए आपको। उससे बेहतर विकल्प आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। आपको सिलेबस में है वो भी पढ़ना चाहिए और सिलेबस में जो नहीं है वो भी पढ़ लेना चाहिए। भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान बुक आप कंपलसरी पढ़ेंगे तो ही आपका भाषा विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आएगी। बनारस अखबार किस प्रकार का अखबार था? यह साप्ताहिक था। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद 1845 बनारस से निकलता था। मैंने नोट करके रखा है जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? 29। पेरे इप्सिस ग्रीक भाषा में भाषा शास्त्र पर लिखा गया पत्र किसको संबोधित है? यह है लोंजाइन को। उसके बाद आते हैं लिरिकल लिरिकल बैलड्स किस विद्वान की कृति है? वर्ड्सवर्थ की है ये। इसको भी पूछा जाएगा क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कौन सी किताब पढ़नी है। नंदुलारे वाजपेयी ने किस प्रकार की समीक्षा पद्धति विकसित की?
स्वच्छंदवादी या छायावादी, स्वच्छतावादी। ओके, आगे है विखंडनवाद के समर्थक कौन है? जैक देरिदा बोल के आता है। 5 जुलाई 1930, 8 अक्टूबर इनका जन्मदिन है देरिदा का। देख लीजिए वीडियो पॉज करके। रचना काल के अनुसार राम काव्यों का सही अनुक्रम, एक गेस बताया गया है, मुझे भी पता नहीं है क्योंकि 2013 वाला क्वेश्चन पेपर क्या है, ये क्वेश्चन पेपर का की आंसर नहीं दिया गया है। तो मेरे से मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय मैंने जो ढूंढ के सर्च करके मैंने दिया है, तो मेरे हिसाब से गेस में बी होगा। आध्यात्म रामायण, रामाक्षा स्रोत, उसके बाद रामायण महानाटक, रामचरितमानस, ये होगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी आपको अगर होता है तो कमेंट कीजिए मुझे। कमेंट, अच्छे कमेंट बुरे कमेंट से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कमेंट कीजिए क्योंकि मैं सर्वस्व नहीं हूँ। आपको जो आता है मुझे नहीं आता, मुझे जो आता है आपको नहीं आता। तो यही है एक शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच चलने वाली, हमेशा सीखते रहता है। हम सिखाते हैं, सिखाते हुए हम सीखते रहते हैं। जो कमेंट्स आते हैं, कुछ कमेंट्स को हम देख के उसको पढ़ के हमें भी कुछ सीखने को मिलता है या हमें भी कुछ सुधार करने को मिलता है। आगे चलते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम, देखिए ईयर भी देख लीजिए, गेस है। पूजा फल, कदली वन, सतरंगे पंखों वाली, नाटक जारी है। 2013 को छोड़ के आगे का सभी का की आंसर मुझे मिला है, तो आगे का सभी सही रहेगा। जो गेस है वही थोड़ा आप देख लीजिए, जितना मेरे से हुआ है मैंने किया है। आप थोड़ा मेहनत कीजिए। जो एक 5-6 क्वेश्चन होंगे, 6-8, वो नहीं मिले हैं मुझे, तो वो देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम, अर्धकथानक, सिंहावलोकन, पिंजरे की मैना, मुर्दैया। देखिए आगे चलते हैं। प्रकाशन क्रम के अनुसार निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम क्या है? तो गेस में है साहित्यालोचन, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, रीति विज्ञान, ये मैंने गेस में दिया है। तो इसका ये मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब एक एक पन्ना छानना पड़ेगा तभी ये मिलेंगे। उसके बाद प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित पत्रिकाओं का संगत और ब्राह्मण, समालोचन, चांद और आज। कालानुक्रमसार निम्नलिखित कवियों का कौन सा वर्ग संगत है? ढोंबिप्पा, शबरप्पा, सरहप्पा, कण्णप्पा। आगे है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुक्रमसार सही वर्ग है। काला जल, राग दरबारी, तीसरी ताली, नीला चांद। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का संगत वर्ग, पर्ण मुकुट, अशोक के फूल, चिंतामणि, पृथ्वीपुत्र। उसके बाद चलते हैं रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम, ठाकुर का कुआं, इंस्टॉलमेंट, जिंदगी और गुलाब के फूल, पालगुराम का स्कूटर। ये इतनी इम्पोर्टेंट है ये सभी। आप ध्यान देखिए इसको। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब बहुत बार ये रिपीट हुआ है नेट में, कैसेट में, और दूसरे एग्ज़ाम में, KVS, NVS, महाराष्ट्र स्टेट, तेलंगाना स्टेट, वो क्या है, हैदराबाद की अभी यूनिवर्सिटी है जो HCU के एंट्रेंस में बहुत जगह रिपीट हुए हैं। तो आप इनको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, और आपके तरफ से भी थोड़ा कोशिश होना चाहिए कि मैंने आपको उत्तर बता दिया है, उत्तर के बारे में उसकी पिछली जानकारी क्या है वो देख लेनी चाहिए। अब झनकार है, रचना काल के अनुसार महर्षि गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही क्रम,
बताइए बोल के ऐसा बताया है। झनकार, द्वापर, नहुष और विष्णुप्रिया मैंने बता दिया। इनका आप इनका रचना काल देख लेना चाहिए, रचना काल कितना है, क्योंकि मुझे समय कम मिलने की वजह से मैंने वो सब ढूंढ के नहीं रखा है, क्वेश्चन में नहीं डाला है। तो आप अपनी तरफ से ये थोड़ा मेहनत कर दिए तो आपका आसानी से केसेट निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके संपादक के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, एक का दो होगा, तद्भव, अखिलेश, कथाक्रम चार होगा, शैलेंद्र सागर, संचेतना संचेतना सी का होगा फिफ्थ, महिप सिंह। हिंदी का होगा थर्ड, अशोक वाजपेयी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों का उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सिद्धांत और आचार्य, ये भी मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, वो अब डालूंगा। टाइम नहीं मिलता है, हेल्थ थोड़ा ख़राब होने की वजह से और नेट की सुविधा थोड़ा कम होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। तो देखिए, श्री संप्रदाय का कौन होगा? रामानुजाचार्य। श्री राम बोल के बोलते हैं ना, ऐसा याद रख लेना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। सखी संप्रदाय कौन है? फिफ्थ, स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय का है चैतन्य महाप्रभु। राधा वल्लभ संप्रदाय का है, क्या है? हित हरिवंश। आगे है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, जिंदगी और जोंक, यह है अमरकांत की। कितने कैदे, बी का है फिफ्थ, मृदुला गर्ग। मिस पाल का है फोर्थ, मोहन राकेश। क्रमनाश की हार, इसका है टू, शिव प्रसाद सिंह। निम्नलिखित नाटक और नाटककारों का सुमेलन कीजिए। मोहन राकेश का क्या है? अखंडित यात्रा। विनोद रस्तोगी का क्या है? एक, आज़ादी के बाद। गोविंद चातक का है फोर्थ, अपने अपने खूंटे। मणि मधुरकर क्या का है? बुलबुल सराय। आगे 35th क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों का सुमेलित कीजिए, ऐसा दिया है। तो यह है, एक का फिफ्थ होगा। देखिए, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, ये है फिफ्थ। कौन? निराला। अब देखिए, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, ये है फोर्थ, जयशंकर प्रसाद। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये थर्ड है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह जाने, ये टू है, आगे। इसके बाद आते हैं 36वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है? कार्ल मार्क्स की। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, यह है फोर्थ, टी.एस. इलियट। इल्यूजन एंड रियलिटी किसकी है? एक, कार्डवेल की। और द पोएटिक इमेज किसकी है? फिफ्थ, सी.डे. लेविस। और आगे चलते हैं, निम्नलिखित निबंध को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, आस्था के चरण, थर्ड वन, नगेंद्र। आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंगन का पंछी सी का है फोर्थ, विद्यानिवास मिश्रा।
और डी का है गंधमादन टू, कुबेरनाथ राय। ओके, अबे आगे चलते हैं। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। बोली और क्षेत्र, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोली और क्षेत्र से, बोली से कंपलसरी आपके दिमाग में बिठा के रख लीजिए। नगेंद्र का जो बोली के बारे में दिया गया है स्टार्टिंग में, नगेंद्र एक 25 या 30 पेज होंगे, अगर वो पढ़ लिए तो बोली का आपका एक भी नहीं जाएगा। अगर आपको बोली के ऊपर भोलानाथ तिवारी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ में जो पहले के 20-25 पेज है वो पढ़ लीजिए, उससे हो जाएगा। बुंदेली, बुंदेली का थर्ड है झांसी। अवधि, एक मैप निकाल लीजिए, मैं मैप डाल दूंगा, मैप के हिसाब से आप देखेंगे तो अब पूरा 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 आपको इजी हो जाएगा। अवधि लखनऊ, ब्रज फिफ्थ आगरा, कन्नौज, कन्नौज का 2 है इटावा। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र और कहानी है, ये हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये तो आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगा। अगर आपको एकदम हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। हामिद, हामिद देखिए हामिद कौन सा है, हामिद ईदगाह। और शामनाथ, शामनाथ है फॉर चिप की दावत। गजाधर बाबू ये है वापसी। सोमा बुआ ये है देखो फिफ्थ अकेली। उसके बाद देखिए निम्नलिखित आचारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये भारतीय काव्य शास्त्र में जो संस्कृत काव्य शास्त्र है, संस्कृत का जो है पंडित जो है, उनसे क्वेश्चन आएंगे आएंगे। इसके लिए आप कौन सी बुक रेफर करना चाहिए, ध्यान देते जाइए, दे दीजिए जो भी मैं किताबें बता रहा हूँ उसके ऊपर। ये है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे में जो काव्य शास्त्र के बारे में दिया है वो देख लेंगे तो ये कवर हो जाएगा। भरत मुनि नाट्य शास्त्र, भामा, भामा काव्यालंकार, दंडी, दंडी का क्या है काव्य दर्श, और मम्मट का क्या है 2 काव्य प्रकाश। ये बहुत कंफ्यूज करेंगे, अभी तक हम ही कंफ्यूज करते हैं, आपको तो अभी दे रहे। देखिए ये वाला मैं नेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा तो ये स्थापना तर्क इतना इजी कर दूंगा आपको, इतना इजी कर दूंगा कि देख के ही डाल देंगे आप, देख के ही इतना इजी करवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, पीएचडी का वर्क रहता है, उसके बाद में दूसरा दूसरा पढ़ने का रहता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए 41 क्वेश्चन है 41। स्थापना, स्थापना में क्या है, रस व्यंग्य होता है और व्यंग्य अथवा व्यंजना, व्यंग्य अथवा व्यंजना का संबंध ध्वनि से है। अब देखिए क्या बोलता है, तर्क क्या देता है देखेंगे। रस व्यंग्य होता है बोला है। अभिनव गुप्त ने इसी कारण रस ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। ये दोनों गलत है। रस व्यंग्य थोड़ी होता है, रस कुछ भी हो सकता है, व्यंग्य ही होगा क्या रस? तो आपको सोचने की, तर्क लगाने की मतलब स्थापना दिया है तो आपको तर्क लगाने, आपको आपकी बुद्धि परीक्षा करेगा वो, कैसा तर्क लगाएगा, ऐसे ऐसे करके वो क्वेश्चन देगा। हाँ, और एक बात, ये तो पुराना पैटर्न हो गया ना, ये 2013 का है, तो 13 आप देखिए 13 से 7 और 8 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें बदलाव आ गया है, बदलाव आ गया है, इसका मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर छोड़ दे। क्वेश्चन पेपर यहीं से सवाल आएंगे, इसको तोड़ मोड़ के सवाल पूछेंगे, लेकिन यहीं से पूछेंगे। इसका मतलब 2008 का है तो छोड़ दो, ये क्या आएगा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी साहित्य तो एक ही है ना, तो वहां से क्वेश्चन उसे टेस्ट करके पूछ दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्थापना क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर प्रेम है, देशभक्ति नहीं। तो देखिए, तो अब भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप पढ़े होंगे तभी मालूम होगा आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर प्रेम है या देशभक्ति है बोल के। तो आप एक दो उनकी रचना पढ़े तो समझ में आ जाएगा क्या है बोल के। देश प्रेम की, देखिए तर्क क्या है, देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं थी। तो क्वेश्चन है दोनों गलत है।
देशभक्ति थी भारतेंदु की इसमें किसमें किसमें भारतेंदु के जो नाटक है अभी नई न्यू अपडेट सिलेबस में भारत दुर्दशा बोल के उनका एक नाटक है। तो वो दुर्दशा भारत दुर्दशा के माध्यम से इतना खूबसूरत तरीके से भारतेंदु जी ने हमें समझाया है कि हमारे दो लोग कैसे आलसी हो रहे हैं, कैसे गुलाम हो रहे हैं, कैसे अंग्रेजों के हाथ बिक रहे हैं, कैसे उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। ये बहुत 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 जबरदस्त तरीके से बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्थापना क्या दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर प्रेम है, देशभक्ति नहीं है। प्रेम है बोल के यहाँ बताया है, ऐसा इन्होंने स्थापना दिया है। प्रेम नहीं है, प्रेम है कहीं कहीं है प्रेम, लेकिन मेन स्वर उनका क्या है, देशभक्ति है। देशभक्ति नहीं बोला है तो यह गलत हो जाएगा, स्थापना गलत हो जाएगा। और देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं थी। तत्कालीन जब 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 जो समाज था उस काल का, उस समय का, तब क्या है, देश प्रेम नहीं था बोल के तर्क दे रहा है, तो यह गलत है। उस समय भी देश प्रेम था लोगों के मन में, समाज के मन में, समाज जागरूक था देश के प्रति, विद्रोह के प्रति। तो चलिए आगे क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन है। स्थापना है, छायावादी कविता की एक विशेषता रहस्यवाद है। ओके, छायावादी कवियों का रहस्यवाद तर्क मूलक है। वे प्रकृति में उस अज्ञात सत्ता का अनुभव करते हैं। तो दोनों सही है। अगर छायावाद के बारे में आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि छायावाद रहस्य पर लिखा गया पूरा कविता है। छायावाद के 4 स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और मैथिली शरण सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी, PMPN इनका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये 4 स्तंभ है छायावाद के। तर्क क्या देते हैं देखिए 44 क्वेश्चन में। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत। क्या भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत, ऐसा तर्क दिया है इन्होंने, स्थापना दिया है। भ्रमर गीत एक उपलब्ध काव्य है जिसमें सगुण भक्ति का खंडन और निर्गुण भक्ति का मंडन करता है। ये तो गलत हो गया, ये यहाँ से नहीं है। किससे? महाभारत से नहीं है। ये मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ये शायद मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, फिलहाल फ्लैश नहीं हो रहा है। ये महाभारत से नहीं लिया गया है, ये सूरसागर से लिया है या 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 कौन से तो उपनिषद से लिया गया है, लेकिन महाभारत से ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। और ब्रह्मगीत उपलब्ध, इसमें आप पढ़े होंगे तो कृष्ण काव्य पढ़े होंगे, कृष्ण के बारे में पढ़े होंगे। उद्धव और कृष्ण का जो संवाद होता है, उद्धव सगुण को ये करता है और सखी निर्गुण को ये करती है, निर्गुण सगुण ये चलता है उनके बीच में वादावाद। तो ये आप क्लास में सुने होंगे, तो ये क्या होगा, आपको जल्दी फ्लैश हो जाएगा ये गलत है ये सही है बोल के। तो ये गलत और सही। निर्गुण को महत्व देना। ओके, 45 है, 45वां। प्रेमचंद सदियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ओके, जाहिर सी बात है, दलित के बारे में लिखा है, पददलित अपमानित के बारे में लिखा है, उपेक्षित कृषकों के बारे में लिखा है, जैसा गोदान है। बहुत सारे हुए उनके, बड़े घर की बेटी है, 2 बैल है, 1.25 सेर गेहूं है, और ऐसा गिनाते बढ़ जाए तो 300 कहानियां हैं उनको, 1-2 नहीं, 8-10-15 उपन्यास हैं। तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसके लिए देखिए, प्रेमचंद मूल कृषक और पददलित वर्ग के थे, नहीं ये गलत है, ये सही और गलत, ऐसा इस तरह तर्क लगा सकते हैं।
तो प्यारा, आप जो है, आपसे मेरा अनुरोध है, प्यारा आप देख लीजिए 46 से 50 तक मैंने दे दिया है। इतिहास शब्द के प्राय इसके बारे में बोल दूंगा, प्यारा कैसे आपको कवर करना है, और आपको ये भी बताऊंगा मैं कि कौन से ABCD में से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर सही होने की चांसेस रहता है प्रतिशत में, क्योंकि 25 रहता है किसी का, 30 रहता है किसी का, 40 रहता है किसी का, 26 27 रहता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा चांसेस किस किस ABCD में से किसको आप चूज करने से आपके आंसर्स सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये भी आपको मैं एंड में बताऊंगा। 2018 का क्वेश्चन पेपर जब चालू करूंगा तब बताऊंगा। आप अब देखते रहिए मेरे वीडियो। इतिहास शब्द से प्रायः क्या बोध होता है? राजनीति व सांस्कृतिक इतिहास। देखिए 47 का है, साहित्य के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से किसका अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक घटनाओं का। और देखिए 48 का है, साहित्यिक रचनाएं किसकी सूचक होती है? मानवीय गतिविधियों का। देखिए साहित्य इतिहास को समझने के लिए किसका बोध अवश्य है? रचयिताओं की परिस्थितियों का बोध। और आखिरी है, साहित्य इतिहास को लक्ष्य बनाकर क्या किया जाए? देखिए सामान्य इतिहास के स्तर पर पहुंचने का प्रयास। तो आप सबको धन्यवाद। अपना एक छोटा सा परिवार बन गया है यूट्यूब का। इसको ऐसे ही बनाते रहिए। आपका जो समय है देते रहिए, सीखते रहिए। हमें भी प्रेरणा मिलती है आपके कमेंट से, आपके लाइक से, और आपके जो आप जो देखते हैं और आपको जो लाभ मिलता है उससे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भी कुछ इससे फ़ायदा मिले। हम तो कुछ कमाने के लिए कुछ कमाते नहीं हैं, कुछ ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब की पॉलिसी क्या है। 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, और 1000-2000 सब्सक्राइबर चाहिए, 10,000 व्यूज़, लाखों में व्यूज़ चाहिए, तब कहीं ना कहीं 1-2 रुपया मिलता है। तो अभी तो मोनेटाइज होने के लिए मुझे कितने साल लग जाएंगे पता नहीं। तो ऐसे ही अपनी छोटी सी फैमिली बना के रखिए। आपका आशीर्वाद रहे। धन्यवाद। कोरोना में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। अगले वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगा इसके साथ साथ। नमस्कार।